So students, we was doing this assignment, okay, of some basic concept. तो उसके कुछ एक क्वेश्चन और करेंगे अभी हम, ओके। जैसे सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज नेचुरली अकरिंग बोरोन कंसिस्ट ऑफ 2 आइसोटोप्स. बोरोन के 2 आइसोटोप होते हैं, नेचुरली अकरिंग के होते हैं, जो whose atomic masses are one has atomic mass 10.01 and second has atomic mass 11.01. Boron has 2 isotopes. One is having mass 10.01 and second is having mass 11.01. The atomic mass of natural boron, और ये जो नेचुरल बोरोन का एटॉमिक मास है वो कितना है 10.81. So they are saying calculate the percentage of each isotope in the natural boron. ठीक है, ये जो आइसोटोप 1 है और आइसोटोप 2 है, नेचुरली अकरिंग बोरोन में आइसोटोप 1 की कितनी परसेंटेज होती है और 2 की कितनी परसेंटेज होती है, ये आपको बताना है. ओके, कैसे करेंगे हम इसको? ठीक, लेट परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 1 x एंड परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 2 क्या होगी फिर? दैट विल बी 100 माइनस एक्स, क्योंकि दो ही आइसोटोप करते हैं नेचुरली एग्जिस्ट, तो दोनों का सम 100% है. ओके, एक्स जो फर्स्ट वाला आइसोटोप है उसका मूल मास कितना है, एटॉमिक मास 10.1 10.01, और सेकंड वाले का कितना है 11.01. ओके, और एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे निकालते हैं? एवरेज एटॉमिक मास के लिए फॉर्मूला था पर सम ऑफ परसेंटेज इनटू मास डिवाइडेड बाय 100. ये होता है आपके पास एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए फॉर्मूला. बस अब लगा दो. बोरोन के 2 आइसोटोप्स हैं, पहले आइसोटोप की परसेंटेज हमने मानी है x और उसका मास कितना है 10.01. दूसरे की क्या मानी है 100 माइनस एक्स और उसका मास कितना है 11.01 डिवाइडेड बाय 100. और एवरेज एटॉमिक मास की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है नेचुरल बोरोन का जो एवरेज एटॉमिक मास है, दैट इज 10.81. तो बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो फॉर दी x. तो ये आएगा 10.01 x प्लस यहाँ पे 1101 माइनस 11.01 x डिवाइडेड बाय 100. ओके, तो इसको सॉल्व करना है हमने, ये बन जाएगा, इसको सॉल्व किया जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी 1x प्लस 1101. x कम्स आउट टू बी, है ये x नेगेटिव कैसे आ रहा है? नहीं, यहाँ पे नेगेटिव आना है माइनस, तो यहाँ पे आपके पास प्लस x इज इक्वल टू आ जाएगा 1101 माइनस 1081. तो x कम्स आउट टू बी 20%. x क्या था? परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 1 जिसका एटॉमिक नंबर मास कितना 10.01. तो इसकी परसेंटेज कितनी आ गई? ये 20% है. और दूसरे वाले की परसेंटेज क्या होगी फिर? 80%. दैट्स इट. ऐसे करना था ये वाला क्वेश्चन. ओके, बस आपको ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए. क्या फॉर्मूला होता है? ओके, परसेंटेज इनटू मास नंबर ऑफ एवरी आइसोटोप. अब नेक्स्ट हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2. 2 elements x and y combine to form compounds xy2 x3y2. 0.1 mole of xy2 weighs 10 gram and 0.05 mole of x3y2 weighs 9 grams. Calculate the atomic masses of x and y. ओके, ये आपका क्वेश्चन है. ठीक, तो ये क्या कह रहे हैं कि 0.01 मोल ऑफ xy2 ये कितना वे करता है? इट वेज 10 ग्राम. तो 1 मोल का कितना वेट होगा इसका? मैं xy2 का मोलर वेट निकालने वाला हूँ. 1 मोल का वेट होगा 10 डिवाइडेड बाय 0.1, 100 ग्राम. ओके, सिमिलरली 1 मोल ऑफ x3y2 का क्या बनेगा वेट? ये गिवन है 0.05 मोल ऑफ x3y2
वे कितना करता है 9 ग्राम, तो 1 मोल कितना करेगा 9 डिवाइडेड बाय 0.05, दिस कम्स आउट टू बी 900 डिवाइडेड बाय 5, 180 ग्राम। ओके 180 ग्राम आ गया आपके पास इसका X3Y2 का मोलर वेट आ गया। ओके बट आपको निकालना क्या है एटॉमिक मास ऑफ एक्स एंड एटॉमिक मास ऑफ वाई। अब ये कैसे निकलेगा 1 मोल ऑफ XY2 में क्या होगा इट विल कंटेन 1 मोल ऑफ एक्स एंड 2 मोल ऑफ वाई। फॉर्मूला से हमें यही पता लग रहा है ना कि 1 मोल ऑफ XY2 में क्या है 1 मोल एक्स है और 2 मोल वाई है। इट मीन्स 1 into मोलर मास ऑफ एक्स प्लस 2 into मोलर मास ऑफ वाई इज इक्वल टू मोलर वेट ऑफ XY2। ये हमारे पास आ चुका है मोलर वेट ऑफ XY2, वो कितना आया 100, ये निकाला ना हमने 100। तो इट मीन्स 1 मोल ऑफ एक्स प्लस 2 मोल ऑफ वाई इज हैविंग वेट इक्वल टू 100 ग्राम। ओके क्लियर। सिमिलरली 1 मोल ऑफ X3Y2, इसका मतलब क्या है 3 मोल ऑफ एक्स प्लस 2 मोल ऑफ वाई। ओके और 3 मोल ऑफ एक्स का वेट कितना होगा 3 into x और 2 मोल ऑफ वाई का वेट कितना होगा 2 into मोलर मास ऑफ वाई। इसका एक सम जो है वो किसके इक्वल आएगा जो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ X3Y2 आ रहा है वो उसके इक्वल आ जाएगा। ओके और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ X3Y2 को निकाल चुके हो आप, इसके 1 मोल का वेट दैट इज इक्वल टू 180, तो ये 180 है, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 180। तो ये आपके पास दो इक्वेशनें बन गई हैं, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। इनको x और y के लिए सॉल्व कर लो जैसे जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं। ओके कैसे करोगे सॉल्व, अपना तरीका ढूंढ लो कैसे करना है। कई सारे मेथड होते हैं ना ऐसे बाइनरी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो मैं ऐसा करूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकाल के पुट करने वाला हूँ इसमें। ओके x इज इक्वल टू 100 माइनस 2y, ये कहाँ से आया फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर देनी है 3 into 100 माइनस 2y प्लस 2y इक्वल टू 180, 300 माइनस 6y प्लस 2y इक्वल टू 180। यहाँ से क्या बन रहा है आपके पास इस डाटा को अगर सॉल्व करें -4y इक्वल टू -120, तो y कम्स आउट टू बी 30। तो y का मोलर वेट कितना आ गया 30। x का मोलर वेट कैसे आएगा पुट वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ y कितना आया था 30। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3 कौन सी है ये वाली x इज इक्वल टू 100 माइनस 2y, x इज इक्वल टू 100 माइनस 2y, y की वैल्यू कितनी है 30। ओके तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 40। तो इट मींस y का मोलर वेट कितना है 30 ग्राम और x का मोलर वेट कितना है 40 ग्राम। दीज आर द मोलर वेट ऑफ x एंड y, दैट्स इट। ओके नाउ जी क्वेश्चन नंबर 9th नहीं सॉरी 8th, we will do question number 8। calculate the concentration of nitric acid in mole per liter। कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में निकालनी है। कंसंट्रेशन निकालने के कई सारे यूनिट होते हैं ना, परसेंटेज होता है, ये पीपीएम होता है, जैसे 9th में यूज किया वो पीपीएम, ठीक है। परसेंटेज होता है, मोलैरिटी होती है, नॉर्मेलिटी होती है। इन्होंने मोल पर लीटर निकालने को बोला, इट मींस मोलैरिटी निकालने को बोला। नाइट्रिक एसिड की मोलैरिटी निकालने को बोला गया है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर in a sample which has density 1.41 ग्राम पर ml। वो जो सैंपल है उसकी डेंसिटी कितनी है 1.41 ग्राम पर ml एंड मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड इज आल्सो गिवन दैट इज 69%। ओके 69%। चलो पहले अब ये देखते हैं। ओहो ये क्वेश्चन तो हमने उठाया ही नहीं, चलो पहले इस क्वेश्चन को उठा लेते हैं यहाँ से। तो ये आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जैसे इसमें आपके पास उन्होंने बोला हुआ है 69% है, मतलब कंसंट्रेशन जो HNO3 के सोल्यूशन की एक्सप्रेस करी गई है वो करी गई है परसेंटेज में। ओके परसेंटेज में कितना बोला
69%. ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 69%? इसकी इंटरप्रिटेशन क्या बनती है? 69 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड will be there in 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। 100 ग्राम सोल्यूशन में 69 ग्राम नाइट्रिक एसिड है। 69% का मतलब तो यही बना ना आपके पास, तभी परसेंटेज 69 आई होगी। ओके, तो हम मान लेते हैं लेट वी हैव टेकन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। हम यही मान लिया कि 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन को लेके उसी को एनालाइज कर रहे हैं और इसकी अब मोलैरिटी निकालने वाले हैं। ठीक है, टू कैलकुलेट मोलैरिटी हमने क्या करना है, मोलैरिटी को कैलकुलेट करना है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मास ऑफ सोल्यूशन, नहीं मास नहीं होता, वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो मोलैरिटी निकालनी है ना आपने, सर क्योंकि तभी यस तो यस आदित्य, मोलैलिटी नहीं होता? तो हाँ तभी तो वॉल्यूम बोला है, मोलैरिटी की बात हो रही है। सर मोलैलिटी। नहीं नहीं, इन्होंने मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन निकालने को बोला है, मोल पर लीटर का मतलब है मोलैरिटी निकालनी है। दिस इज मोलैरिटी। मोलैलिटी के केस में होता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोलैलिटी कैसे निकलती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है सर, मोलैलिटी ध्यान आ कैसे गया। निकलती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं? आपने क्या सिचुएशन कौन सी लेट करी हुई है कि आपने 100 ग्राम सोल्यूशन लेके उसको एनालाइज करना है, उसका डाटा लेके आपने मोलैरिटी निकालनी है। तो 100 ग्राम सोल्यूशन में सोल्यूट कितना है? 69 ग्राम है। तो सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि 69 ग्राम HNO3 में नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 इन 69 ग्राम ऑफ HNO3 कैसे निकलते हैं? गिवन मास 69 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास कितना है इसका? 63 ग्राम। HNO3 का सिर्फ मोलर मास 63 होता है। नहीं यकीन है मेरे पे तो कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो ये बन गया 63। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 69 बाय 63, इसको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। दिस कम्स आउट टू बी 69 डिवाइडेड बाय 63, दिस कम्स आउट टू 1.09 मोल। मतलब 69 ग्राम ऑफ HNO3 को आप ये भी बोल सकते हो कि ये 1.09 मोल है HNO3 का। ओके, उसके बाद आपको नीचे क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, बट आपके पास सोल्यूशन दिया कितना है? 100 ग्राम दिया हुआ है सोल्यूशन। अब इस सोल्यूशन को ग्राम से लीटर में कन्वर्ट करना है, डेंसिटी का यूज करना पड़ेगा। डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। तो 100 ग्राम सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा वो निकालना है हमने। तो वॉल्यूम आ गया आपके पास मास बाय डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन गिवन है, हाँ जी गिवन है। कहाँ गिवन है? ये दी थी ना उसने, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.41 ग्राम पर एमएल, ग्राम पर एमएल में दी हुई है। ठीक है, तो मास आपका कितना है सोल्यूशन का? 100 ग्राम। डिवाइड कर दो इसको डेंसिटी से, डेंसिटी कितनी है? 1.41 ग्राम पर एमएल। ग्राम से ग्राम कटा 100 बाय 1.41 कितना आ जाएगा ये? इसको भी सॉल्व करने के लिए मैं कैलकुलेटर की हेल्प ले रहा हूँ। आप लोगों ने पेपर में नहीं कैलकुलेटर मिलना है, तो आप लोगों ने अपनी कैलकुलेशन वैसे ही करनी है जैसे करते हो सिंपली। ये बना 70.92 और ये एमएल ऊपर जाके एमएल बन जाएगा, एमएल इनवर्स का एमएल बन जाएगा। इसको लीटर में भी कन्वर्ट करना है क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर पुट करना होता है वैल्यू। मोलैरिटी निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर पुट करना होता है। तो इसको आया 0.07092 लीटर। ये आ गई लीटर में वैल्यू वॉल्यूम की। ओके, और जो लीटर में वैल्यू आपके पास आ गई है अब, तो बस पुट कर दो। अब तो वैल्यू पुट करनी रहेगी, ये नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू है, ये लीटर की वैल्यू है, सोल्यूशन की वैल्यू है वॉल्यूम की। तो बस मोलैरिटी क्या आ जाएगी? मोलैरिटी की वैल्यू आ जाएगी, इसी पे साइड पे कर दूं। मोलैरिटी कम्स आउट टू बी नंबर ऑफ मोल्स 1.09 मोल है बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर कितनी है? 0.0709 लीटर। तो बस मोलैरिटी की वैल्यू सॉल्व कर लो इसको। तो दिस कम्स आउट टू बी 1.09 divided by 0.07092. This comes out to be 15.4 approximate mole per liter.
ये आ गई मोलैलिटी की वैल्यू। ओके, 15.4 मोल पर लीटर। इट मींस 69% HNO3 का जो सोल्यूशन है, मान लो मैंने स्टूडेंट्स को पूछा, मेरे पास HNO3 का 69% सोल्यूशन था, मैंने एक स्टूडेंट को पूछा, उसने बोला इसकी कंसंट्रेशन 69% है, और दूसरे को पूछा, वो कह रहा है कि नहीं सर इसकी मोलैलिटी 15.4 है, तो दोनों सही बोल रहे हैं। बस डिफरेंस कहाँ पे है, जो 15.4 मोलैलिटी बोल रहा है वो मोलैलिटी की टर्म में कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करना पसंद कर रहा है, और जिसने परसेंटेज की टर्म में बताई है 69%, वो परसेंटेज की फॉर्म में बता रहा है कंसंट्रेशन को। ओके, सोल्यूशन तो सिंपली क्या होगा, सोल्यूशन तो वाटर में आपने HNO3 डाला होगा अकॉर्डिंगली, तभी बना होगा सोल्यूशन तो। ठीक है, तो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कैसे करना है वो आपके हाथ में है, कौन सा यूनिट लेना चाहते हो वो भी आपके हाथ में है, और यूनिट्स इंटर कन्वर्टेड भी हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने परसेंटेज को मोलैलिटी में कन्वर्ट करके दिखा दिया कि अगर 69% है तो उसकी मोलैलिटी कितनी होगी, वो भी हमने कर लिया ऐसे कन्वर्ट। ओके, तो बस ऐसे ये ऐसे इंटर कन्वर्जन होती है कंसंट्रेशन टर्म्स की। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 था आगे असाइनमेंट का। ओके, ये भी कर लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी आपका क्या बोलते हैं यूनिट्स का इंटर कन्वर्जन करना है। ओके, क्वेश्चन है आपके पास, a sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform CHCl3। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। सपोज्ड टू बी कार्सिनोजेनिक, जो क्लोरोफॉर्म होती है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, इससे कैंसर क्रिएट होता है, उसी को बोलते हैं कार्सिनोजेनिक मटेरियल। द लेवल ऑफ कंटेमिनेशन वाज 15 ppm। जो आपके पास वो आपने वाटर लिया हुआ जिसमें क्लोरोफॉर्म कंटेमिनेटेड है, उसमें है कितनी क्लोरोफॉर्म, 15 ppm। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, ppm स्टैंड्स फॉर पार्ट्स पर मिलियन बाय मास। ओके, आपको ये जो कंसंट्रेशन है इन्होंने ppm में एक्सप्रेस करी है ना, क्लोरोफॉर्म की कंसंट्रेशन इन वाटर, आपको एक्सप्रेस करनी है इन परसेंटेज, एंड ऑल्सो यू हैव टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मोलैलिटी। ओके, मतलब आपने कंसंट्रेशन के यूनिट चेंज करके देखने हैं। जैसे अगर किसी बॉडी का वेट आप केजी में ना मेजर करके, ठीक है, पाउंड्स में मेजर कर रहे हो तो यूनिट से कन्वर्ट कर रहे हो, हाँ न्यूमेरिक वैल्यू चेंज हो जाएगी। किसी बॉडी का वेट अगर 100 केजी है तो पाउंड्स में 250 पाउंड आ रहा है। ओके, न्यूमेरिक वैल्यू क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि आप यूनिट्स को चेंज कर रहे हो। वैसा ही इसमें होता है, वैसा ही पिछले क्वेश्चन में हुआ था। ओके, चलो इसमें भी करके देखते हैं, इस क्वेश्चन को पिक कर लें पहले। चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 को करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन है आपके पास। ठीक, जो कंसंट्रेशन गिवन है क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन की, वो कितनी गिवन है, 15 ppm। मैंने क्या बोला, ppm स्टैंड्स फॉर पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10 लाख को बोलते हैं 1 मिलियन, 10⁻⁶ इट इज इक्वल टू 1 मिलियन। ठीक, तो 15 ppm का मतलब है कि इफ यू टेक 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सच सॉल्यूशन यू विल हैव क्लोरोफॉर्म हाउ मच, 15 ग्राम। ये मतलब हुआ 15 ppm का कि 1 मिलियन सोल्यूशन में 15 ग्राम आपके पास क्लोरोफॉर्म है। ओके, तो आपके पास यही आपने सपोज कर लेना, लेट यही सिचुएशन चला देनी है, वी हैव 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब ये वाली सिचुएशन लेट करके आपने पहले निकालनी है परसेंटेज। अब परसेंटेज क्या बनेगी, परसेंटेज कैसे निकलेगी, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ऐसे निकलती है परसेंटेज। अगर आपने ये वाली सिचुएशन लेट की है कि हम 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सोल्यूशन के अकॉर्डिंग आंसर निकालेंगे, सोल्यूशन चाहे जितना मर्जी लेके आंसर निकालो, सोल्यूशन की कंसंट्रेशन तो वही रहनी है। ओके, तो आपके पास मास ऑफ सोल्यूशन आपने कितना लिया, 10⁻⁶ ग्राम। मास ऑफ सोल्यूट कितना है, अगर इतना सोल्यूशन होगा तो उसमें होगा 15 ग्राम इनटू 100।
तो दिस कम्स आउट टू बी 15 into 10⁻⁴%। मतलब इस सोल्यूशन की परसेंटेज कितनी है? 15 into 10⁻⁴%, अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग बोले। मतलब अगर आप 100 ग्राम सोल्यूशन का लेते तो उसमें कितना क्लोरोफॉर्म मिलता आपको? 15 into 10⁻⁴ ग्राम। परसेंटेज का मतलब यही होता है, परसेंट के अकॉर्डिंग आप बताते हो आंसर, कि 100 के अकॉर्डिंग जो है आपका कितना सोल्यूशन सोल्यूट होगा उस पर्टिकुलर सोल्यूशन में, अगर उस सोल्यूशन का 100 ग्राम लिया जाए तो। ओके, नेक्स्ट आपके पास है डिटरमिन द मोलैरिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल। अब मोलैरिटी निकालनी है, ठीक है। मोलैरिटी का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। आपको गिवन क्या है? आपको मास ऑफ सोल्यूशन गिवन है 10⁻⁶ ग्राम, बट ये डाइल्यूट सोल्यूशन है वाटर का। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml। यू नो दैट वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, तो डाइल्यूट सोल्यूशन की डेंसिटी भी यही ले लेनी है। तो आपके पास वॉल्यूम कितना बन जाएगा इसका? वॉल्यूम होता है मास इनटू डेंसिटी, तो दिस कम्स आउट टू बी 10⁻, नहीं, मास बाय डेंसिटी होता है, नॉट इनटू। तो ये बना 10⁻⁶ ग्राम, बाय डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर ml। तो वॉल्यूम भी इसका कितना बनेगा? 10⁻⁶ ml। और लीटर में बताना है, तो 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सोल्यूशन में सोल्यूशन कितने लीटर होगा? 10⁻3 लीटर। और इतने सोल्यूशन में कितना क्लोरोफॉर्म है? 15 ग्राम। बट आपको क्लोरोफॉर्म को क्या करना है? मोल्स में एक्सप्रेस करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म कितने आएंगे? ये कैसे निकलेगा? 15 ग्राम गिवन वेट है उसका। क्लोरोफॉर्म का मोलर वेट कितना होता है? CHCl3 फॉर्मूला है ना क्लोरोफॉर्म का, 12 + 1 + 3 × 35.5। दिस कम्स आउट टू बी 13 प्लस ये कितना बन रहा है? ये आ गया आपका 119.5 ग्राम। दिस इज द मोलर वेट ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो 119.5 ग्राम, 15 को डिवाइड कर दो 119.5, 15 डिवाइडेड बाय 119.5, दिस कम्स आउट टू बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म आ रहे हैं कितने? ये आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म, दिस कम्स आउट टू बी 0.1255। ओके, बस वैल्यू पुट करनी है। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.1255। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर कितना है? 10⁻3 लीटर। बस आपका आंसर जो है वो मोल पर लीटर में आ गया। तो ये बन जाएगा 0.1255 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। मतलब सोल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है? 0.125 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। इसको प्योर साइंटिफिक नोटेशन में बनाना हो तो डेसिमल आपको यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। प्योर साइंटिफिक नोटेशन कौन सी होती है? जिसमें डेसिमल के लेफ्ट एक नॉन जीरो नंबर होता है, तो तब यहाँ पे 10⁻⁴ बन जाएगा मोल पर लीटर। ओके, तो दिस इज दी मोलैरिटी। तो आपने उसकी कंसंट्रेशन मोलैरिटी में भी एक्सप्रेस करके दिखा दी, कि अगर उसी सॉल्यूशन को आपने मोलैरिटी के टर्म में एक्सप्रेस करना है तो ये आंसर है कंसंट्रेशन का, अगर परसेंटेज में बताना है तो ये आंसर है, और अगर पीपीएम में बताना है तो पीपीएम में ये सिंपल आंसर है 15 पीपीएम। इसीलिए जो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं उनके लिए हम पीपीएम यूनिट प्रेफर करते हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको भी कर लेते हैं, पहले एक बार स्टेटमेंट पढ़ लें। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एक्वस हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन दिस। ओके, आप भी साथ साथ में किया करो, ये नहीं कि मैं करना शुरू कर दिया तो आपने करना बंद कर देना है, तो आपने भी साथ साथ में करना। कहीं पे गलती है वो उसको देख सकते हो साथ में। तो ये आपके पास रिएक्शन होती है कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दे आर सेइंग व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 25 मिलीलीटर ऑफ 0.75 मोलर HCl। ये मोलर का मतलब क्या होता है? कैपिटल एम का मतलब होता है मोल पर लीटर। मोल पर लीटर को शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल एम बोल देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउंस कैसे करते हैं इसको? मोल्डर। मतलब मोलैरिटी गिवन होती है। ये कैपिटल एम जो है मोलैरिटी का यूनिट है। किसी सोल्यूशन की मोलैरिटी 1 मोल पर लीटर आ जाए तो हम उसको 1 मोल पर लीटर ना बोल के 1 मोलर बोल दें, वो भी सेम ही बात है।
शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल एम का मतलब है मोल पर लीटर। ओके, तो वो पूछ रहे हैं कि अगर आपके पास HCl का सोल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन 0.75 मोलर है और ये सोल्यूशन का आपने 25 मिलीलीटर लिया है, ठीक, तो उस पूरे सोल्यूशन में जितना भी HCl प्रेजेंट होगा, ये नहीं अभी पता कि कितना प्रेजेंट होगा, वो देखना पड़ेगा, उसको रिएक्ट करवाने के लिए कंप्लीटली कितना कैल्शियम कार्बोनेट लगेगा। ओके, क्लियर। तो सबसे पहला आपका काम क्या बनता है, सबसे पहला आपका काम बनता है कि 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl में कितना HCl होगा वो पता लगाना। ओके, तो आपके पास क्या है, मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी कितनी है 0.75 मोलर, और वॉल्यूम कितना है 25 लीटर मिलीलीटर, इसको लीटर में अगर कन्वर्ट कर लें तो ये बन जाएगा 0.25 लीटर। तो आपने इस सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl है ये निकालना है, तभी आप पता कर पाओगे कि उतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl के लिए कितना कैल्शियम कार्बोनेट लगेगा रिएक्ट करवाने के लिए। तो बस मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे सोल्यूट क्या है HCl ही है ना, नंबर ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ओके, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है जिसमें वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, ठीक है, सोल्यूशन। ओके, मोलैरिटी आपको गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जितना भी आपके पास वॉल्यूम है वो भी गिवन है लीटर में, लीटर में निकाल लिया हो ना हमने ये, तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो निकाल सकते हैं बड़े आराम से। बस मोलैरिटी की वैल्यू कितनी है 0.75 मोल पर लीटर, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl की वैल्यू तो निकालनी है, कितने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में 0.025 लीटर में, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स का आंसर क्या आएगा, HCl के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.75 इंटू 0.025। ओके, इसको सॉल्व करो, आंसर आपका मोल में आएगा ना, तो इसको सॉल्व कर लूँ मैं कैलकुलेटर की हेल्प ले रहा हूँ। 0.025, दिस कम्स आउट टू बी 0.01875 मोल। मतलब अगर आप 25 ml लोगे 0.75 मोलर HCl सोल्यूशन का, तो उसमें कितना HCl होता है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl होते हैं 0.0185 मोल। तो बस अब आप उसको देख लो कि कितना कैल्शियम कार्बोनेट लगेगा। आपको स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है, स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन इसकी लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 2HCl टू गिव कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपके पास रिएक्शन है ना। तो 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट करता है 2 मोल HCl के साथ। मैंने आपको क्या बताया था कि जो रिएक्शन की इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वो ये जो इसके कोफिशिएंट होते हैं वो मोल्स का रिलेशन रिप्रेजेंट करते हैं कि इसके कितने मोल को कितना मोल लगेगा इसका रिएक्ट करवाने के लिए। तो आपको दिख रहा है कि अगर 2 मोल ऑफ HCl हो उसको कितना रिक्वायर्ड कैल्शियम कार्बोनेट, उसको कितना कैल्शियम कार्बोनेट लगता है 1 मोल। ओके, तो अगर आपके पास 2 मोल ना हो गए पॉइंट, यहाँ पे कितना HCl है उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, कितने अमाउंट ऑफ HCl है वो आप निकाल चुके हो 0.01875 मोल ऑफ HCl रिक्वायर कैल्शियम कार्बोनेट, कितना 1/2 इंटू 0.01875 मोल। तो इसको अगर सॉल्व करें दिस कम्स आउट टू बी 0.0097375 मोल। मतलब इतने मोल ऑफ HCl को कितना कैल्शियम कार्बोनेट लगेगा, मोल्स में अमाउंट आपने निकाल ली कितनी 0.0097375 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बट उन्होंने मास पूछा है, मास मतलब आपको अमाउंट को मोल में ना रिप्रेजेंट करके ग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास होता है 100 ग्राम। तो वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के इतने मोल्स का कितना वेट होगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मोल कंसेप्ट लगा दिया 0.9375 ग्राम। तो दिस इज द mass of calcium carbonate which is required to neutralize completely this much solution 25 ml of 0.75 molar HCl solution. Okay,
क्योंकि उसमें जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना कैल्शियम कार्बोनेट लगेगा, वो ही आपका आंसर है। ओके, और वो हमने निकाल लिया। क्वेश्चन इज अ क्रिस्टलाइन सॉल्ट कौन सा होता है? जैसे कैल्शियम सल्फेट, बाईहाइड्रेटेड, ऐसे सॉल्ट जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज द क्रिस्टलाइन सॉल्ट। व्हेन हीटेड बिकम्स एनहाइड्रस, वो तो आपको पता ही है। अगर आपके पास कोई भी सॉल्ट हो, लेट अस से दिस इज द सॉल्ट, ओके, कोई भी सॉल्ट अगर आपके पास हो जो हाइड्रेटेड हो, लेट अस से, जब आप उसको हीट करते हो तो वो अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देता है। ओके, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज हो जाता है, लूजेस 51.21% ऑफ इट्स वेट। मतलब जो वाटर लूज हुआ, वो वाटर उसके वेट का 51.2% था। तभी तो जब उसको गर्म किया उसने अपना इतना वाटर, इतना वेट लूज कर दिया, क्योंकि वो जो वाटर निकला है वो 51.2% ऑफ वेट रखता था। सॉल्ट में 51.2% वेट जो था क्रिस्टलाइन सॉल्ट में, वो वाटर का ही था ऑफ इट्स वेट। द एनहाइड्रस सॉल्ट ऑन एनालिसिस गिव द परसेंटेज कंपोजिशन, मैग्नीशियम इतना निकला, सल्फर इतना, ऑक्सीजन इतना। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द एनहाइड्रस सॉल्ट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट कैसे निकालोगे? पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, परसेंटेज को यूज करके एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना आपको आता ही है। ओके, उसके बाद आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट निकालेंगे एंड द क्रिस्टलाइन सॉल्ट का भी निकल जाएगा। ओके, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एनहाइड्रस सॉल्ट इज गिवन, दैट इज 120। ओके, चलो पहले, सबसे पहले काम क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट, एनहाइड्रस सॉल्ट। ओके, एनहाइड्रस सॉल्ट में कौन कौन सा एलिमेंट है? मैग्नीशियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम 20%, सल्फर 26.66%। मैग्नीशियम, सल्फर, ऑक्सीजन 20%, 26.66%, और जो बाकी बचा वो कितना है? 53.33% आपके पास ऑक्सीजन है। ओके, टेबल बनाना पड़ता है ना हमें इसके लिए। ये परसेंटेज हो गया, उसके बाद एटॉमिक मास, उसके बाद आते हैं नंबर ऑफ मोल्स, उसके बाद आप निकालते हो सिंपल रेशो, उसके बाद निकालते हो सिंपल होल नंबर रेशो। ओके, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए यही टेबल हम फॉलो करते हैं। तो आपके पास एटॉमिक मास मैग्नीशियम का कितना है? मैग्नीशियम का होता है 24, सल्फर का कितना होता है? 32, ऑक्सीजन का 16। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? जो परसेंटेज आपने मानना है कि उतने ग्राम ही आपके पास मैग्नीशियम अगर हो तो कितने नंबर ऑफ मोल्स उसमें बनेंगे? 20/24, 26.6 डिवाइडेड बाय 32, 53.33 डिवाइडेड बाय 16। तो ऐसे निकलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स, जो भी उनकी परसेंटेज गिवन है उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऐसे निकाल देंगे आप। तो दिस कम्स आउट टू बी 0.833। ओके, और ये आ जाएगा नेक्स्ट 26. सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
अभी कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर। तो स्टूडेंट्स, ड्यू टू कनेक्शन लॉस तो थोड़ा लैग हो गया है। तो आई वाज सेइंग कि आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेने हैं, ठीक है, एटॉमिक मास यूज करके। तो ये जो भी परसेंटेज है उसमें नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया आपने। कैसे निकलेंगे? परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास, परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास, परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए आपके पास ये वाले। उसके बाद निकालनी होती है सिंपल रेशियो। वो कैसे निकलती है? इन तीनों में से जो सबसे छोटी वैल्यू है कौन सी है? 0.833। उसको आपने सभी से डिवाइड कर देनी है, जो भी यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हैं उससे। तो 0.833 डिवाइड बाय 0.833 इज इक्वल टू 1। 0.833 डिवाइड बाय 0.833 इक्वल टू 1। 3.33 डिवाइड बाय 0.833 इज इक्वल टू 4। और यही ये होल नंबर में आई है रेशो, तो इसलिए आपको सिंपल होल नंबर रेशो निकालने की जरूरत ही नहीं है। 114 सीधा आ गया। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन गया? मैग्नीशियम 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। ओके। अभी आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला मास भी निकालना है। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या होता है? जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग मास क्या बनेगा इस पर्टिकुलर कंपाउंड का? मैग्नीशियम, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन। तो ये बन गया 24 प्लस 32 प्लस ये बन गया 64। दिस कम्स आउट टू बी, कितना हो गया यार ये आ गया 56 प्लस 64, 120। ओके। तो इनका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना है? 120। ये मैंने एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्यों निकाला? देखो आपके पास कॉमन फैक्टर आपको चाहिए। कॉमन फैक्टर लगता है, क्यों लगता है? जब आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एम्पिरिकल, सॉरी एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना हो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला में जो भी है उसको कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके। तो कॉमन फैक्टर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता था? मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास गिवन है क्वेश्चन में, कहाँ पे गिवन है? 120 ही गिवन है। मतलब जो उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास है वही उसका एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर मास है। ओके। तो इट मींस कॉमन फैक्टर कितना है? 120 बाय 120, 1। मतलब यही जो है, यही आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट, जो एनहाइड्रस सॉल्ट है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ गया? MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट। अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी आधा पड़ा है, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉल्ट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है आप लोगों ने। तो क्रिस्टलाइन सॉल्ट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकलेगा? ठीक है, ये वाला डाटा यूज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, कि वो 51.2% ऑफ इट्स वेट लूज कर गया ऑन हीटिंग। ठीक है, मींस इफ यू टेक 100 ग्राम ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट, इट हैज वाटर। कितना वाटर होता है उसमें? 51.1 ग्राम। तभी तो वो 51 परसेंटेज के अकॉर्डिंग यही बन रहा है ना, मतलब। या इसको उल्टा लिख दें, सॉरी उल्टा नहीं लिखना है इसको, इसी से चलाते हैं। तो इट मींस अगर 100 ग्राम सॉल्ट में, क्रिस्टलाइन सॉल्ट में 51.1 ग्राम वाटर है, तो सॉल्ट कितना होता है? सॉल्ट होता है 100 माइनस 51.1, 49.9 ग्राम। मतलब 100 ग्राम सॉल्ट में 49.9 ग्राम सॉल्ट होता है एनहाइड्रस वाला। ओके, मींस 49.9 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट आफ्टर गेनिंग वाटर। वाटर गेन करने के बाद वो क्रिस्टलाइन सॉल्ट बनता है। कौन सा क्रिस्टलाइन सॉल्ट बनता है? कितना बनता है? 100 ग्राम। क्योंकि 49.9 ग्राम ऑफ सॉल्ट में 51.1 ग्राम वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है और उसका वेट कितना हो जाता है? 100 ग्राम। ओके। तो इट मींस 49.9 ग्राम ऑफ अगर एनहाइड्रस सॉल्ट हो हमारे पास, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आपके पास जो क्रिस्टलाइन सॉल्ट होगा वो कितना होगा? 100 ग्राम। और अगर मैं ये पूछूं कि 49.9 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट कितना वाटर एब्जॉर्ब करता है? एब्जॉर्ब्स वाटर 51.1 ग्राम ना, तभी जाके वो क्रिस्टलाइन सॉल्ट बनता है 100 ग्राम। तो अगर मैं ये निकाल लूं कि मैग्नीशियम सल्फेट का वेट कितना है, मैग्नीशियम सल्फेट का वेट होता है 120 ग्राम, अभी निकाला ना इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो 120 ग्राम अगर मैग्नीशियम सल्फेट लूं, उसके लिए कितना वाटर आएगा वो निकाल सकते हैं?
तो वहां से हमें ये पता लग जाएगा कि अगर मैग्नीशियम सल्फेट का एक फॉर्मूला लेंगे उसके लिए वाटर कितना चाहिए होता है, और वही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में जब इसके साथ आ जाएगा, दैट विल बी द क्रिस्टलाइन सॉल्ट, फॉर्मूला ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉल्ट। चलो निकालते हैं। तो 120 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट जो है वो कितना वाटर एब्जॉर्ब करेगा टू बिकम क्रिस्टलाइन अगेन। तो इसको सॉल्व करें, दिस कम्स आउट टू बी 51.1 divided by 49.9 into 120. This comes out to be 122.89. Okay. So this is the water required by 120 gram of anhydrous salt. तो नंबर ऑफ मोल्स देखें वाटर के कितने होते हैं, 122.89 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर होते हैं, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, दिस कम्स आउट टू बी 6.82। 6.82 तो थोड़ी ना हो सकते हैं। ओके, तो एक्चुअल में ये जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 7, आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ओके, राउंड ऑफ कर दिया आपने तो 7, इट मींस मैग्नीशियम सल्फेट के एक फॉर्मूला के लिए आपके पास कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर होते हैं, 7। दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट। तो क्रिस्टलाइन सॉल्ट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट के एक फॉर्मूला के साथ 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट दे आर टॉकिंग अबाउट। ओके, तो ये आपके पास क्रिस्टलाइन सॉल्ट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया है जिसकी बात कर रही है क्वेश्चन नंबर 13। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। कल हम जो है, कल हम ऐसे करते हैं, कल हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के कुछ क्वेश्चन करेंगे।